हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसी भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान में बहती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है जो कि मानस रिवर है और ये जो है भूटान में बहता है, तो मानस रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मानस रिवर को भूटान में जो है द्रांगपे के नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है ना, ये आपका चीन में भी बहता है और चीन में इसे जो है नियाम जंग के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भूटान का जो है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ना, ये आपका हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम होता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को जो है आपका तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है ये यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात कर ले अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए अगर बांग्लादेश में पूछा जाना तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत ये जो है कब हुई थी। तो देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1958 में हुआ था, तो 1958 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, तो ये विनोबा भावे थे। इन्हें कब दिया गया था ये अवार्ड, तो 1958 में दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जो है किस लिए दिया जाता है, तो ये एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो प्राइज़ है ना, ये आपका फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जो है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी इंग्लिश में इसको बोले तो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्टिकल इट इज़ मेंशन्ड। यानी जो आपके लोकसभा यानी एसटी और एससी जो कास्ट होते हैं ना, वो लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो आपका अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग जो है ये वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 330 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना, ये आपका बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है और इसके जो संस्थापक थे ये पाल राजा धर्मपाल थे, तो पाल राजा धर्मपाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास ये जो है किसके समय हुआ था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के आपका बिहार पटना के पास है, इसका जो विकास है ना ये कुमार गुप्त ने किया था, तो जो कि आपके किसके पुत्र हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं, तो कुमार गुप्त आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 15वां G20 समिट्स ऑफ स्टेट्स लीडर ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 15वां जो G20 शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, तो सऊदी अरब आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये G20 है क्या,
तो विश्व वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का जो एक समूह है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ले तो 14वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, जो कि आपका 2019 में हुआ था, जो कि आपका जापान ओसाका में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 15वां का बात कर ले तो 15वां का तो मैंने आपको बता दिया, सऊदी अरबिया के रियाद में आयोजित किया गया था 2020 का। 16वां की बात कर ले जो कि आपका 2021 में होगा, यह आपका रोम इटली में होगा। 17वां की बात कर ले 2022 में होगा, यह आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। 18वां की बात कर ले तो 18वां जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो कि आपका 2023 में होगा और ये भारत में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका इनसे मिलता जुलता G7 समिट है, जो कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसके साथ IMF दुनिया के उन्नत जो अर्थव्यवस्था है ना वो शामिल है G7 में। और 7 देश कौन कौन से हैं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है G7 का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी आर्थिक संगठन है। वहीं अगर बात कर ले 46वां जो G7 समिट हुआ था US में, जो कि आपका 2020 में, वो कैंसिल कर दिया गया था। और किस कारण तो कोविड-19 के कारण जो है कैंसिल कर दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले G7 समिट जो कि 2019 का 45वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, यह आपका फ्रांस में हुआ था। 47वां जो होगा वो आपका 2021 में होगा, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट, इससे जो है पहले गोल्डन शू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब गोल्डन बूट का नाम से जाना जाता है, का अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये आपका कहाँ पर हुआ था तो ये आपका रसिया में हुआ था। और इसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड है ये हैरी केन को दिया गया था। इन्होंने जो है पूरे विश्व कप में 6 गोल किए थे, इसलिए इन्हें जो है गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। तो हैरी केन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2018 में फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियन कौन रहे थे तो फ्रांस देश रहा था, जो कि इसका सेकंड टाइटल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद रनर अप की बात कर ले यानी उपविजेता कौन रहे थे तो ये क्रोएशिया देश रहा था। थर्ड प्लेस की बात कर ले तो बेल्जियम देश रहा था, और इसमें जो है टोटल 32 टीमों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात कर ले 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, ये जो है कहाँ पर होगा तो ये आपका कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ना वो आपका कहाँ पर होगा, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। उसके बाद बात कर ले प्रथम जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये आपका कब हुआ था तो 1930 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था तो ये आपका जो है उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। और सबसे अधिक बार विजेता टीम कौन रहा है फीफा वर्ल्ड कप का तो ये ब्राज़ील देश रहा है। ब्राज़ील ने जो है 5 बार इस टाइटल को जो है जीत चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर, ये जो है किसने बनवाया था तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। तो नरसिम्हदेव प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये जो है कहाँ पर है तो ये आपका पुरी उड़ीसा में है। वहीं अगर बात कर ले इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब जो है मान्यता दिया गया था तो 1984 में जो इसे मान्यता दिया गया था। और ये जो है किस भगवान को समर्पित है तो ये मंदिर जो है सूर्यदेव भगवान को समर्पित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था तो 1250 ईस्वी में हुआ था। किस स्टाइल में करवाया गया था तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बर्न शुगर पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अवनी दोषी हैं। तो अवनी दोषी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन लेने का मतलब इसलिए है ना क्योंकि 2020 के बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन के लिए जो है ये बुक जो आपका नामित यानी शॉर्ट लिस्टेड जो है वो किया गया था, इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जो है जारी करने की शक्ति ये किस अनुच्छेद में वर्णित है तो देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है ना ये आपका अनुच्छेद 123 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 123 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हेमिस नेशनल पार्क यानी जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है ना ये कहाँ पर है तो देखिए ये जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है ये आपका लद्दाख में है और इसे 1981-81 में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हेन डिड द परमानेंट सेटलमेंट एग्रीकल्चर सिस्टम बिगिन यानी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये किसने लागू की थी तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। और कब किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता
जाता है तो 1793 में ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी तथा उत्तरी कर्नाटक में जो है ये अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। वहीं अगर रैतवाड़ी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रैतवाड़ी कृषि व्यवस्था ये जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा जो है कब, तो ये 1820 में प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मल्लिका ए गजल के किताब से जो है किस गायिका को नवाजा गया था। तो देखिए मल्लिका ए गज़ल के खिताब से जो है ये आपके जिसका अन्य नाम बेगम अख्तर के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसे जो है अख्तरी बाई फैजाबादी को जो है नवाजा गया था। तो अख्तरी बाई फैजाबादी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इन्हें दादरा ठुमरी व गज़ल में महारत हासिल भी था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर लेना तो ये आपका भूटान है। वहीं अगर समुद्री सीमा की बात कर ले तो यहाँ पे आपका मालदीव करेक्ट होगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो आपका भूटान है, तो भूटान या मालदीव कोई भी आपके ऑप्शन में दिए रहे तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पड़ोसी देश में बात कर ले तो पड़ोसी देश कौन कौन से आप यहाँ पे देख लीजिए, कितने वर्ग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, आप ये सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे बड़ा की बात कर लेना तो भारत का जो पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है आपका चीन है। आप चीन का देख सकते हैं कितना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये आपका 30 अक्टूबर 1932 को किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहले इस संगठन का नाम क्या था, तो अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 13 सितंबर 1933 को जो है हरिजन सेवक संघ इसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IHAI की जो है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ये जो है किसने जीती थी, जो कि आपका जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। तो देखिए 10वीं जो राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता का जो है ये अवार्ड किसने जीता था, तो ITBP ने जो है ये जीता था, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जो है इस अवार्ड को जीता था। और ये जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो गुलमर्ग के फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर जो है भारत के ITBP ने जीता था। वहीं अगर बात कर ले ITBP का जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ITBP के वर्तमान में DG कौन है, तो ये श्री सुरजीत सिंह देसवाल है। वहीं अगर बात कर ले आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो KL कुमार हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को समय भाग देने पर कौन सी राशि प्राप्त होती है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य आपका एक दूरी है, ठीक है, और दूरी को जब भी आप समय से भाग दोगे ना तो आपका जो है क्या निकल कर आएगा, तो कौन सी राशि, तो वेग आपका प्राप्त होगा। तो वेग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फेडेक्स कप ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए फेडेक्स कप जो है ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है, जो कि US के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये इसकी शुरुआत जो है 2007 से हुई है। बात कर ले 2020 में फेडेक्स कप के विजेता कौन रहा है, तो ये आपके डस्टिन जॉनसन रहे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एलोरा की गुफाएं, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ना, ये कहाँ पर है। तो देखिए अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग एलोरा की गुफाएं की संख्या कितनी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग एलोरा में जो गुफाओं की संख्या है ना वो आपका 34 है। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो इसे जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 जो है वो हिंदू गुफाएं हैं, और 5 जो है वो जैन गुफाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसे जो है कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो 1983 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा बौद्ध धर्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपके ऑप्शन में सांची ये जो है कहाँ पर, जो कि बौद्ध धर्म है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सारनाथ की बात कर ले तो सारनाथ आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कुशीनगर भी जो आपका उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये आपके ऑप्शन में या तो सारनाथ दिया रहेगा या फिर कुशीनगर दिया रहेगा। तो इनमें से जो भी दिया रहेगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों
ही जो स्थल है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर बात कर ले लुम्बिनी की, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच ग्रेड विल वैकेशनल एजुकेशन स्टार्ट्स इन दैट विल आल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। यानी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो है स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड में जो है शुरू होगी, जिसमें इंटर्नशिप भी जो है शामिल होगा। तो ये 6वें ग्रेड में जो है शामिल होगा। तो 6वां ग्रेड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरमंदिर साहिब ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका अमृतसर पंजाब में है, और इसे जो है स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो अमृतसर पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।